कालीघाट शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के बाद हमने कलकत्ता के अन्य ऐतिहासिक स्थानों और स्वादिष्ट बंगाली मिठाइयों सहित स्थानीय भोजन विकल्पों को चखने का मन बनाया। तो माँ काली पीठ के दर्शन हमने कर लिए हैं, आपको भी करवा दिए। तो अब समय हो चुका है सुबह के 8 बजे। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट देखेंगे, बंगाली ब्रेकफास्ट मिल जाए। वैसे तो बंगालीज़ में यहाँ पर सुबह जो कचौरी और छोलार दाल खाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कुछ और भी ट्राई करेंगे। अभी हम यहाँ से बस लेंगे। यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, अधिकतर लोग या तो मेट्रो चलती है कोलकाता में या बस चलती है। अभी हम बस से जाएंगे श्याम बाजार, वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लोकल बंगाली बसों में यात्रा करना और कलकत्ता के अंदरूनी हिस्सों को करीब से देखना और जानना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। समृद्ध बंगाली इतिहास से भरी पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारतें और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा ने हमें स्वतंत्रता के युग में वापस ले गए, जबकि साथ साथ नई और ताज़ा इमारतें कलकत्ता के नए स्वरूप की भी कहानी बयां कर रही थी। कलकत्ता में लोगों की व्यस्त जीवन शैली ने हमें यह प्रमाणित किया कि कलकत्ता शहर अपनी ही तेज और उग्र गति से सदियों से आगे बढ़ता रहा है। बंगाली भाषा और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का आनंद लेते हुए हम अंततः एक ऐसी जगह पहुंचे जो एक टाइम मशीन की तरह हमें लगभग 100 साल पीछे ले गई। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं श्याम बाजार में। रेस्टोरेंट का नाम है नेशनल इकोनॉमिक रेस्टोरेंट। सामने आपको दिख रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा, तो उसके बिल्कुल यहाँ पर है ये शॉप। जो हरिदास मोदक जी है वो इधर है। एक और फेमस ईटरी है यहाँ पर कोलकाता की। तो आप कलकत्ता में कहीं पर भी खाएंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप प्री इंडिपेंडेंस ईरा में पहुँच जाते हैं, बल्कि आज़ादी से पहले का। जितनी भी यहाँ की प्रसिद्ध दुकानें हैं वो लगभग 100 साल 150 साल प्राचीन। आप इस दुकान को देखिए बड़े आराम से, लगभग 110 साल प्राचीन ये शॉप है। बिल्कुल भी इसकी रेनोवेशन नहीं की गई। तो आज भी जिस तरह से ये शॉप पहले से थी उसी तरह से ये आज है। किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस यहाँ पर की नहीं गई, कुछ भी अलग से नया नहीं यहाँ पर बनाया गया। तो बड़ा ही रस्टिक सा आपको एक ओल्ड ट्रेडिशन लुक आता है जैसे ही आप एंटर करते हैं। खाने से पहले मैं अगर यहाँ की जो लुक की बात करूँ वो ही हमें बेहद पसंद आई, बिल्कुल अलग है। और अभी हम जिस शॉप पर आए हैं यहाँ पर खाने के लिए आए हैं ब्रेड टोस्ट। बटर टोस्ट है, बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है, जैली टोस्ट है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बनता कैसे है। हम साधारण सी दिखने वाली रसोई में दाखिल हुए, जिसमें बेकिंग ब्रेड, मक्खन, चाय और कॉफ़ी की तरोताज़ा कर देने वाली खुशबू आ रही थी। हमने वहाँ एक व्यक्ति से मुलाकात की और उसके साथ दुकान के इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त बातचीत की। अच्छा, कितने साल पुरानी है ये दुकान? 150 साल तो होगा। 150 साल। 3 जमाना पुराना हो गया है। 3rd जनरेशन। हाँ, दादाजी था, दादाजी से उसका पिताजी, पिताजी से उन लोग का भी चलता है। फिर उन्होंने हमें उन खाने वाली आइटम्स के बारे में भी जानकारी दी जो वह अपने अनगिनत ग्राहकों के लिए कई वर्षों से तैयार कर रहे थे। धीमी आंच पर ओवन में ब्रेड को धीरे धीरे भुना जा रहा था। उन पर जेली और मक्खन की परतें बिछाकर काली मिर्च और स्वादानुसार नमक का छिड़काव भी बड़े सलीके से किया जा रहा था। टोस्ट में वह स्वादिष्ट प्लेन टोस्ट, जेली टोस्ट और बटर टोस्ट बनाने में जाने जाते हैं। ये अमूल बटर। ये अमूल बटर है। ये मरजाली है। वो वाला खाता है। अच्छा, ये मक्खन है वैसे ये भी क्या? हाँ हाँ हाँ, बटर ही है। मार जाली। हाँ, मार जाली है। इस ब्रेड का शेप देखिए आप पहले तो, रेक्टेंगल ये शेप है। तो कोलकाता में ब्रेकफास्ट में जहाँ छोलार दाल मिलती है वो चोरी के साथ। अभी हम वेस्ट बंगाल में बहुत सारे दिन हैं तो वो भी हम ट्राई करेंगे। यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है वो। लेकिन अगर आप यहाँ पर टोस्ट खाएंगे ना तो आपको ऐसा ही मिलता है। क्रंची होगा आउटसाइड से जैसा हमने बनते हुए देखा, और इनसाइड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। मक्खन की जो लेयर इन्होंने बड़ी अच्छे से लगा के रखी है, और ऊपर से बिल्कुल कोई ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि 3-4 मसाले डाले गए हों। हल्का सा नमक,
हल्का सा वो जो काली मिर्च का मसाला दैट्स इट। तो जिस तरह से दुकान का लुक है ना, उसी तरह से यहाँ की प्रेपरेशन है। किसी भी तरह से कोई ओवर डेकोरेशन नहीं है, कोई बना चढ़ा के दिखाया नहीं गया, लेकिन टेस्ट में बेस्ट है। मुझे जैली टोस्ट है, इसका प्राइस है 10 रुपये। जो मक्खन वाला टोस्ट हमने खाया उसका प्राइस था 9 रुपये पर पीस। तो ये जैली जो है वो है पाइनएप्पल, उसका जो गुदा नहीं, उसका जो रस है ना, उसको यहाँ पर लगाया गया है। इतना टेस्टी लगा ना मेरे को ये, जैसे एक्चुअल फ्रूट का टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल वैसे आ रहा है। एक अमूल टोस्ट भी देना। अमूल टोस्ट, हाँ। वो देना सर। तो अभी हमने जो पहले वाला आया था वो वाइट मक्खन टोस्ट था, अभी हम अपने लिए मंगाने लगे हैं यहाँ पर अमूल टोस्ट। उसका प्राइस 30 रुपीज़ पर पीस है। बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट मिला। दिखने में ये नॉर्मल पाव है, यहाँ पर पाव बोलते हैं ब्रेड को, लेकिन जिस तरह से प्रेपरेशन है, तो जो दुकान का अपना इतने सालों का प्राचीन इतिहास है, वो सब इस जगह को और यहाँ के जो टोस्ट को खास बनाते हैं। इसको फिनिश करते हैं, बटर दिया। हाँ, तो इसको फिनिश करते हैं। फिर अमूल बटर का मेरे सामने ही आ गया, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। मैंने क्यों मंगवाया, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर कि इस टोस्ट में ना इन्होंने अमूल के बटर की पहले टोस्ट को रोस्ट किया, उसके ऊपर अमूल, ठीक है, एक उसके ऊपर अमूल के बटर की लेयर लगाई है, और साथ में हल्की सी, ये देखिए आपको दिख रही होगी, चीनी डाली है। तो अगर आप अमूल के बटर टोस्ट वाला पाव लेते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर सर्व किया जाता है। टेस्ट करते हैं पहले इसको। अब भूलने लगा था, लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया से आया ना। पहले जो हमने खाया ना, उसके ऊपर देखिए मसाला था, ठीक है, जो वाइट मक्खन वाला था टोस्ट। लेकिन ये वाला जो अभी हमने अमूल का टोस्ट मंगाया, इसमें किसी तरह का मसाला नहीं है, चीनी है। ये थोड़ा रोस्ट भी कम किया गया, उसकी वजह से उसकी सॉफ्टनेस है वो बहुत बढ़िया से आ रही है। और चीनी और मक्खन का फ्लेवर पहली बार हम कंबाइन में खा रहे हैं ब्रेड के साथ, तो अलग भी है, स्वादिष्ट भी है। चलिए तो ख़त्म करते हैं अमूल टोस्ट को। साथ में हमने यहाँ पर चाय मंगाई है। कलकत्ता में है तो सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट के भी यहाँ पर चाय चलती ही चलती है। उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। चाय का भी बता दूँ, पत्ती हल्की सी तेज लेकिन मज़ेदार, जगाने वाली। हाँ, तो तीनों ही टोस्ट हमें बहुत टेस्टी लगे हैं, एक से बढ़िया है। अगर आप पुराने उत्तरी कलकत्ता की यादों को महसूस करना चाहते हैं तो यह सदियों पुरानी विंटेज चाय की दुकान आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। सुबह 6:30 बजे खुलने वाली इस दुकान में आप ब्रेड बटर टोस्ट, उबले अंडे, ऑमलेट, चाय जैसे नाश्ते के आइटम सस्ते दामों पर ले सकते हैं। पुराने कलकत्ता के प्रेमियों के लिए यह जगह किसी म्यूजियम से कम नहीं है। अपना समय यहाँ बिताएं, और अगर आप कलकत्ता से ही हैं तो इसी जगह पर आकर अपनी पुरानी यादों को भी महसूस करें। कलकत्ता की मशहूर पीली टैक्सी में यात्रा करने की योजना बनाई। हम यात्री का इंतजार कर रहे एक ड्राइवर से मिले और इस पीली टैक्सी के बारे में और जानने की कोशिश की। येलो टैक्सी क्यों चलती है इतनी? यहाँ येलो टैक्सी तो अब खत्म हो गया, 50,000 से ज़्यादा कट गया। अभी कट गया, लेकिन पहले यही चलता था। पहले यही गाड़ी था। वो क्यों? पहले काला पीला था, छत पीला था, बॉडी काला था। अच्छा तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स थोड़ा कम था। अच्छा इसमें टैक्स ज़्यादा है, तो पूरा जितना टैक्सी था सबको पीला कर दिया। अच्छा, तो अब जो इसको जिसको 15 साल उम्र हो गया, वो सब करते 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 खत्म कर दिया। ख़त्म कर दिया। अब कहाँ गाड़ी है? नहीं, ये वैसे होती किसके लिए, मतलब जैसे पहले कोलकाता में क्या इसी से सफ़र होता था? हाँ, इसी से जा। बस होती थी तब? नहीं, बस भी है। अच्छा, ये जैसे 15 साल का उम्र है, हाँ, 15 साल हो जाएगा, ये 6-7 महीना में ये कट जाएगा। पीली टैक्सी के इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से जानने के बाद हमने यात्रा के किराए पर सहमति व्यक्त की और खुशी और उत्साह के साथ टैक्सी में अपनी सीट ले ली।
तो किसी टाइम पे ना यहाँ कोलकाता का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो यही था येलो टैक्सी। तो थोड़ा सा हम एक बार इस पे भी जाना चाहते थे। तो अभी हम जा रहे हैं ठाकुरबाड़ी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर, जो कि बंगाल के तो थे ही थे, पूरे भारत के रत्न थे वो। तो वहाँ पर जाके आपको उनका घर भी दिखाते हैं। तो बहुत कम रह गई है ये वाली टैक्सी, है ना? अब तो कम हो गई है, बहुत कम। चलिए चलिए आ जाइए, चलते हैं आपको लेकर ठाकुरबाड़ी। तो जो आज से 40-50 साल पहले जैसे गाड़ियां बनती थी ना, एम्बेसडर गाड़ी है जी, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए गियर सिस्टम देखिए इसका, ये बिल्कुल ये कितने साल पुरानी होगी ये पहले बहुत पहले आती थी ऐसे। 14 साल 2-3 महीना हो गया। 14 साल 2-3 महीना हो गया। हाँ। लगभग 2009 का मॉडल। हाँ, लेकिन लग तो ये भी उससे भी पुरानी रही है ये। इसको ऐसे ही रहते हैं ये, इसमें म्यूजिक वगैरह तो नहीं चलता होगा? म्यूजिक इसमें क्या निकलेगा। ये तो ऐसे म्यूजिक होते ही जा रहा है। क्या बोलना, सुनाई नहीं दिया? टैक्सी गाड़ी में तो ऐसे म्यूजिक चालू है। हाँ, म्यूजिक पहले झटके से चालू है। अब तो लाइट भी कम है, अभी मीटर में कोई नहीं चलता। अब मीटर में कोई नहीं चलता, पहले मीटर से चलती थी। पहले सब मीटर। तो कई बार कुछ एक एक्सपीरियंस होते हैं लग्जरियस नहीं होते, वो होते हैं कि ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। गाड़ी जरूर आगे जा रही है लेकिन हम समय में पीछे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 25-30 साल पहले कोलकाता में एक जगह से दूसरी जगह जाने का यही एकमात्र साधन होता था, एक ट्रैम रेल। अभी ट्रैम रेल तो बंद है ना यहाँ पर? क्या चीज़? वो जो रेलगाड़ी सड़क पे चलती थी वो तो बंद है क्या? हाँ, बंद है, कहीं कहीं चल रहा है, बहुत कम। अच्छा, वो भी कहीं कहीं चल रहा है। ट्रैम रेल बोलते थे ना उसे? हाँ, ट्राम में। हाँ, पहले ट्राम रेल भी होती थी यहाँ पर। वो सड़क के बीच में पटरी, आगे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, सड़क के बीच में ही पटरी होती थी। अब कह रहे हैं कि बहुत कम हो गए, कहीं कहीं चलती है। तो इसी तरीके से ये येलो टैक्सी भी बहुत कम हो चुकी है, और इसीलिए हम ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते थे, इसमें बैठने का, इसमें सफ़र करने का। खुश मिजाज ड्राइवर के साथ अच्छी बातचीत करते हुए हम अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच ही गए। तो अभी हम आपको यहाँ पर आए हैं दिखाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर, जो मैंने आपको बताया ठाकुरबाड़ी करके, जोरासांको ठाकुरबाड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पर आकर हमें पता लगा कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चल रही थी, तो इसलिए यहाँ पर घर आज बंद है। आज हमें अंदर से दर्शन नहीं होंगे, अंदर हम नहीं जा सकेंगे। कुछ लोग हम देख रहे थे निराशा में यहाँ बाहर से ही फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है, या ये जो बिल्डिंग अभी आपको दिखाई दे रही है, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1784 ईस्वी में किया गया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ प्लेस है, उनकी जन्मस्थली भी रही है, जो आपको ये घर दिख रहा है यहाँ पर। तो उनके जीवन में जो भी मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस घर के अंदर मिलेगी। तो आप नॉर्मल दिनों में आ सकते हैं, आज तो ये बंद है। नॉर्मल दिनों में 10 से लेकर 4:30 तक शाम के ये खुला रहता है। तो चलिए अब हम आगे निकलते हैं, आपको यहाँ पर कुछ और दिखाते हैं। तो अभी हम ठाकुरबाड़ी के बाहर ही थे। तो मैं जो पहले आपसे बात कर रहा था यहाँ पर, कि जो किसी समय में यहाँ पर ट्रैम गाड़ी चला करती थी शहर के बीचों बीच में से। आज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार चल रही है इसके ऊपर। अभी बहुत कम हिस्सों में कोलकाता में ये ट्रैम रेल चलती है। तो ये ट्रैम रेल एक तरह की रेलगाड़ी थी जो सड़कों पर चलती थी उस समय में, लेकिन आज भी वो जो बिछाई गई थी उस समय, वो आपको दिखाई दे रही होगी कैमरे के अंदर। हम केसी दास की दुकान पर पहुंचे, जो कलकत्ता की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों की दुकानों में से एक है। कृष्णचंद्र दास परिवार के अग्रणी प्रयासों के कारण ही आज रसोगुल्ला भारत की इतनी प्रसिद्ध मिठाई बन चुकी है। केसी दास की दुकान में चना और खोया से बनी मिठाइयों की सूची का तो कोई अंत ही नहीं है। हम स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े, लेकिन कुछ विदेशियों सहित भारी भीड़ होने के कारण हमने खुद ही नीचे जाकर
अपना ऑर्डर देने का फैसला किया। इतनी सारी मिठाइयों में से किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल था, इसलिए आखिरकार हमने 3 बेहद खास मिठाइयों का ऑर्डर दिया। पहली मिठाई जो हमने चखी वह थी मिष्टी दोई। मिष्टी दोई को आसान भाषा में मीठा दही भी कहा जा सकता है, जो भारतीय राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम की बराक घाटी और बांग्लादेश में आम है। इसे दूध और चीनी या गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने की तकनीक के कारण यह सादे दही से थोड़ा भिन्न होता है। लोकप्रियता के अनुसार मिष्टी दोई के कई रूप और कई नाम हैं। दूसरी मिठाई जिसके स्वाद का हमने आनंद लिया वह थी रोसो मलांचा। इसकी बाहरी परत दूध को गाढ़ा करके बनाए गए स्वादिष्ट मालपुए से तैयार की जाती है। यह कुरकुरा बाहरी हिस्सा एक नरम और मलाईदार अंदरूनी भाग को घेरे हुए है, जो पारंपरिक रूप से इलायची और किशमिश के साथ स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। इस रोसो मलांचा का प्रत्येक निवाला वास्तव में एक अनूठा स्वाद का अनुभव देता है। और अंत में हमने टेस्ट किया बंगाली रसगुल्ला। चीनी की चाशनी में डूबी बंगाली स्पंजी छेना बॉल्स को कई पीढ़ियों से पसंद किया जाता रहा है। इसकी मुलायम स्पंजी बनावट और नाजुक मिठास इसे एक ऐसी मिठाई बनाती है जिसे बंगाल में खाने से आप चूक नहीं सकते। चाशनी में इस्तेमाल की गई चीनी मध्यम स्तर की थी, जिससे वह मीठा सिरप भी हमारी जीभ के स्वाद के लिए अनूठा था। अपनी मिठाई की भूख को पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद हमने कलकत्ता शहर के हृदय से होते हुए अपनी यात्रा आगे जारी रखी। तो अभी हम खड़े हैं इस्कॉन मंदिर के बाहर। तो मैं ढूंढ रहा था यहाँ पर बंगाली थाली वेजिटेरियन में, तो ये इस्कॉन मंदिर हम आए थे, दर्शन किए हमने। तो यहाँ पर आकर हमें पता लगा है कि अंदर यहाँ पर दोपहर के समय लंच भी मिलता है। 100 रुपीज़ पर पर्सन वो थाली का लेते हैं। तो चलिए लंच करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है इस्कॉन में दोपहर के समय। रात के समय में डिनर भी होता है 8 से 8:45 तक। सुबह ब्रेकफास्ट भी मिलता है 8 से 8:30 तक। अभी लंच का समय है 1 बजे से लेकर 1:45 तक। इस्कॉन मंदिरों का सबसे बढ़िया पहलू स्वादिष्ट और सात्विक प्रसादम है। मंदिर में आने वाले लोगों को शुद्ध शाकाहारी प्रसादम दिया जाता है, जो पौष्टिक होने के साथ साथ दिव्य आशीर्वाद से भरपूर भी होता है। प्याज और लहसुन का उपयोग ना करने के बावजूद भी उनका भोजन स्वाद से भरपूर था। प्रसाद में आमतौर पर अनाज, फल, सब्जियां, दूध से बने उत्पाद और पवित्रता और भक्ति के साथ तैयार की गई मिठाइयां शामिल होती हैं। वैसे तो कलकत्ता के इस इस्कॉन मंदिर में परोसी जाने वाली हर चीज हमें पसंद आई, लेकिन बंगाल की एक डिश ने हमारा खास ध्यान खींचा। वह थी नीम आलू भाजा। तो जो सबसे खास चीज़ है इस थाली में वो है यहाँ पर नीम आलू। नीतो इसको बोला जाता है। ये देखिए छोटे छोटे से पीस हैं। यह एक बंगाली व्यंजन है जिसमें कोमल नीम के पत्तों को आलू के साथ भूनकर गरम चावल और घी के साथ खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी भोजन की शुरुआत में कोई भी कड़वी चीज खाने से शरीर की सफाई होती है। कोमल पत्तियों का इस्तेमाल आमतौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कम कड़वी होती है। हमने स्वादिष्ट खीर खाकर अपने प्रसाद का अंत किया और फिर हम अपने अगले गंतव्य की ओर निकल पड़े। तो कोलकाता में आकर जो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों को लेकर मैं उत्साहित था, पहले काली पीठ के दर्शन, दक्षिणेश्वर माँ के दर्शन जो अभी हम करेंगे, और जो दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो है कोलकाता का, यहाँ बंगाल का स्टेट मिठाई भी हम कह सकते हैं, रसगुल्ला को भी बोलते हैं, लेकिन जिसका मैं अभी नाम लेने लगा हूँ वो है सौंदेश। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गिरीश चंद्र डे नकुल चंद्र ने। तो जिस तरह से हमने आपको टोस्ट की दुकान दिखाई थी ना सुबह ब्रेकफास्ट के समय, जैसा मैंने बोला था कि कोलकाता में अगर आप खा रहे हैं तो आप प्री इंडिपेंडेंस इरा यानी कि 1947 की पहले से यहाँ पर पुरानी दुकानें हैं, सभी की सभी 5-5, 6-6 जनरेशन्स बीत चुकी हैं। तो यहाँ पर जो ये इस्टेब्लिशमेंट है गिरीश चंद्र डे की वो है 1844। सुबह हमने ब्रेकफास्ट खाया था वो था 1920।
जो इकोनॉमिक सेंटर में हमने ब्रेकफास्ट खाया था, जो उससे भी 70 साल प्राचीन दुकान है। पहले अंदर जाकर पूछते हैं कि संदेश होता क्या है, क्या क्या यहाँ पर वैरायटी है, और फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये कौन सा है? जल भरा, जल भरा, पाइनएप्पल संदेश, पाइनएप्पल संदेश, शॉर्ट पुड़िया, शॉर्ट पुड़िया। शॉर्ट पुड़िया, ये किस चीज़ का है? मलाई, मलाई का। अच्छा अच्छा। ये डाब, डाब, ये किस? मतलब टेंडर कोकोनट, कोकोनट का, नारियल का। टेंडर कोकोनट, डाब डाब। अच्छा, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलता है पता नहीं, नारियल नहीं बोलते, वो अलग चीज़ है क्या? नारियल अलग चीज़ है, नारियल तो वो सूख के होता है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। टेंडर कोकोनट जिसमें पानी भी होता है। यस एग्जैक्टली, ओके, टेंडर कोकोनट। ठीक है। अच्छा सर, ये संदेश और जो रसगुल्ला, उसमें फ़र्क क्या रहता है? मैं ये सूखा आइटम है, रसगुल्ला मतलब ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट सेम ही रहता है? नहीं वो हाँ छेना, ऑब्वियसली मेन इंग्रेडिएंट सेम है, वो दोनों ही प्रोडक्ट छेना का है। छेना का है। तो फ़र्क कहाँ पर पड़ता है? बस ये बता दीजिए 20 सेकंड में कि कहाँ पर फ़र्क रह जाता है? संदेश ये ड्राई आइटम है, वो वेट आइटम है। ठीक है, बस यही संदेश। और संदेश इतना फेमस क्यों रहता है? जैसे बोला जाता है ना ये कि कि इसका लॉन्जिविटी ज़्यादा रहता है इसलिए। अच्छा, जो एक्सपायरी है वो 5 से 7 दिन चल पड़ता है जी। नहीं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर सूखा होगा तो चल जाएगा? अगर कड़ा पक रहेगा वो तब चल जाएगा, क्योंकि वो उसमें चीनी ज़्यादा रहता है और चीनी का प्रिजर्वेशन पावर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा दिन रहता है। नॉर्लैंड गुड संदेश है वो अभी है? नहीं, अभी वो सिर्फ विंटर्स के सीज़न में मिलता है, क्योंकि वो पेड़ में वो खजूर का जो रस से बनता है, वो खजूर का रस विंटर सीजन में ही सिर्फ पेड़ में आता है। वो 2 या 3 महीने रहेगा? हाँ, 2 या 3 महीने? 2-3 महीने, 3-4 महीने मैक्सिमम। ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर कम से कम 25 से 30 वैरायटीज़ हैं संदेश की, लेकिन जो इन्होंने मेन हमें दे दी हैं, आपको उन्होंने नाम भी बता दिए हैं। जोलबोड़ा, डाब, ये भूल जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ये खाने लगे हैं जोल भरा। आइए ज़रा, आइए। ये देखिए, इसके अंदर सिरप रहेगा, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए सिरप। मैं सच बताऊं, जब मैंने लिए ना ये, तो मेरे को देखने में बाहर बड़े सिंपल से लगे। तो मैं सोच रहा था कि इनका क्या ही टेस्ट होगा इनका, कि देखने में तो नॉर्मल मिठाई लग रही है, मुंह में डाला है तो मैं आपसे लगातार बिना कट के बात कर रहा हूँ। आधा पीस डाला था, घुल गया। ये है क्वालिटी संदेश की, टेस्ट, और क्यों इसका इतना दीवानापन है संदेश का, ये मेरे को पहली ही बाइट में पता लग गया। मतलब एकदम से घुल गया। पनीर को इतने अच्छे से यहाँ पर मैश किया गया। जोल बड़ा जो संदेश है उसकी मुख्य खासियत रह जाती है कि जैसा हमने आपको बताया कि अंदर इसके लिक्विड सिरप भरा रहता है। जब आप मुंह में डालते हो ना, वैसे आप सूखा संदेश खाओगे तो वो नॉर्मल मीठा आएगा, लेकिन जब जोल बड़ा आप डालेंगे मुंह में तो पिचकारी सी निकलेगी जैसे ही आप इसको पहली बाइट लेंगे। खाते हैं हम। ये है मलाई संदेश, इन्होंने नाम बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आपने सुना होगा तब। ये देखिए मलाई संदेश, ये देखिए मलाई की लेयर है। वो खा के देखता हूँ फिर बताता हूँ। ये ऑब्वियस था, मेरे को पहले ही लग रहा था कि ये बहुत टेस्टी होगा। कारण इसको मलाई पुड़िया बोल लीजिए, मलाई संदेश बोल लीजिए। मलाई की ना इन्होंने छोटी छोटी बीच में भी लेयर है, ऊपर भी लेयर है, हल्का सा पिस्ता स्प्रिंकल किया हुआ है, एकदम जकास। जो ऊपर पाइनएप्पल की लेयर लगाई है ना, नीचे सारा संदेश सेम है, लेकिन जो पाइनएप्पल की लेयर ऊपर लगाई है उससे टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो गया। हालांकि वो पाइनएप्पल की लेयर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन उसने फ्लेवर बहुत अच्छे से ऐड किया है इसमें। तो ये है डाब संदेश, डाब संदेश टेंडर कोकोनट से बना हुआ। अभी मैं डाब संदेश खाने लगा था, उससे पहले जो मैंने पाइनएप्पल का संदेश खाया ना, पाइनएप्पल के चंक आए हैं, मेरे को लगा सर जैम होगा। इसका मतलब इन्होंने जो पाइनएप्पल डाला है वो फ्रूट को डाला हुआ है बीच में। वाह। तो बेसिकली संदेश यहाँ पर जो 25-30 आइटम हैं वो अलग अलग फ्लेवर की ही रहती हैं संदेश में। जो बेसिक संदेश है वो जोल बड़ा संदेश है, जैसे कि हमने सिरप वाला आपको बताया। उसके बाद जितनी भी आइटम्स आएंगी, यहाँ पर चॉकलेट संदेश भी है,
तो फ्लेवर ऐड होते जाते हैं और संदेश का जो टेस्ट है और टाइप्स बदलता जाता है। लेकिन जब आप कोलकाता में हैं, बंगाल में हैं, तो ये इनकी स्टेट स्वीट है रसगुल्ला संदेश। इसको खाए बिना आप यहाँ से जा नहीं सकते। और अगर वो संदेश आपको यहाँ पर ऑथेंटिक जो कहते हैं कि बैक टू द हिस्ट्री 1844 से ये यहाँ पर सर्व कर रहे हैं बंगाल में, कलकत्ता में, यहाँ से अगर आपको खाने को मिलता तो और भी बढ़िया आपका टेस्ट और एक्सपीरियंस रहेगा संदेश का। तो ये डाब संदेश था ना, मेरे को लगा था कि जैसे कोकोनट की बर्फ़ी होगी शायद वैसा ही टेस्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है वैसा टेस्ट, क्योंकि शायद यहाँ पर छेना के साथ इसको ऐड किया है टेंडर कोकोनट को, तो इसलिए उसने टेस्ट पूरी तरह से चेंज कर लिया। वैसे हम टेंडर कोकोनट के लड्डू बहुत बार खाए हैं, लेकिन वो क्या होते हैं गुड़ या चीनी ऐड करके टेंडर कोकोनट को कर दिया जाता है मिक्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पनीर ऐड है तो टेस्ट बिल्कुल अलग मिलेगा आपको और बहुत टेस्टी है। और सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगी है कि जो मैंने 4 टेस्ट अभी किए हैं, सब में जो मीठा आपको बड़ा नॉमिनल सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको खाने के बाद एकदम से लगे कि मुंह बहुत मीठा हो गया या आपने बहुत अधिक मीठा खा लिया, बिल्कुल नॉमिनल सा मीठा है। हमने अभी 4 में से लगभग 2.5 तो खा ही लिए हैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते करते। तो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगती है जब हम उड़ीसा में गए थे तब भी वहाँ में बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ पर बंगाल में भी हम देखा है कि आप एक एक पीस भी ले सकते हैं। अभी हमने ये 4 पीस संदेश के डलवाए हैं, 110 रुपये हमारा बिल बना। यहाँ पर आप अलग अलग टेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप सिंगल पीस लेना चाहते हैं। अभी हम कोलकाता के एक और प्रमुख माँ के मंदिर में आ चुके हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। मेरे पीछे आपको यहाँ से शिखर दर्शन हो रहे होंगे। जितनी ही मान्यता कालीपीठ की है उतनी ही मान्यता यहाँ पर माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर की है। तो इस मंदिर का जो पौराणिक इतिहास जुड़ता है, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका मुख्य इतिहास इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साथ जुड़ता है। पहले हम दर्शन करेंगे, फिर आपको यहाँ पर एक एक मंदिरों के तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाते जाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर का जो एरिया है, जो टेम्पल कॉरिडोर है, बहुत बड़ा है। जब हम आ रहे थे तो यहाँ लगभग 60 के करीब अंदर ही दुकानें हैं प्रसाद की, उसके अलावा कार पार्किंग की यहाँ पर सुविधा है। यहीं पर ये मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ पर पुलिस चौकी भी बनाई गई है। तो अभी पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो मंदिर दर्शन करने से पहले यहाँ पर साथ में ही पिकअप काउंटर है, वहाँ पर मोबाइल क्लॉक रूम है। अलग अलग चार्जेस हैं। मोबाइल के 3 रुपये हैं, हेलमेट रखने के 5 रुपये हैं, अगर आपके पास कैमरा है 10 रुपये हैं, बैग रखने के 10 रुपये हैं, लगेज बैग है तो 20 रुपये हैं। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट करा सकते हैं, उसके बाद ही आपको दर्शनों के लिए जाना होता है। मोबाइल भी अंदर अलाउड नहीं है। मंदिर परिसर में एक भव्य शॉपिंग आर्केड बनाया गया है, जहां से भक्त मां काली को चढ़ाने के लिए प्रसाद आदि खरीद सकते हैं। गर्भगृह में देवी काली की एक मूर्ति है जिसे भवतारिणी के रूप में जाना जाता है, जो लेटे हुए शिव जी की छाती पर खड़ी है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जिसे दक्षिणेश्वर काली बाड़ी भी कहा जाता है, कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर की प्रमुख देवी भवतारिणी काली हैं, जो महादेवी या पराशक्ति आद्या काली का एक रूप है, जिन्हें आदिशक्ति कालिका के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 19वीं सदी के बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और उनकी पत्नी शारदा देवी जी से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर का निर्माण 1855 में एक जमींदार रानी रश्मोनी द्वारा किया गया था, जो काली देवी की अनन्य भक्त थी। इस काली मंदिर के निर्माण में रानी रश्मोनी के अमूल्य योगदान की याद में मंदिर परिसर में उन्हें समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार रानी रश्मोनी काली मां के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए काशी जाने वाली थी, लेकिन एक रात पहले उन्हें एक स्वप्न आया, जिसमें देवी काली ने उन्हें कलकत्ता में ही गंगा नदी के तट पर काली मंदिर बनाने का निर्देश दिया। 31 मई 1855 को स्नान यात्रा के दिन उत्सव के बीच देवी काली की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर को पहले श्री श्री जगदीश्वरी काली के नाम से जाना जाता था, जिसमें राजकुमार चट्टोपाध्याय मुख्य पुजारी थे। जल्द ही उनके छोटे भाई गदाधर, जिन्हें बाद में रामकृष्ण
परमहंस के नाम से जाना गया यहाँ आ गए। अगले वर्ष राजकुमार चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो गई और यह पद रामकृष्ण परमहंस को दे दिया गया। रामकृष्ण परमहंस जी ने दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रसिद्धि और तीर्थयात्रियों दोनों को लाने के लिए एक अहम योगदान निभाया। हुगली नदी पर एक स्नान घाट है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले भक्त स्नान घाट पर इधर उधर उछलते कूदते अनगिनत लंगूरों की सेना की मौजूदगी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी शारदा देवी नहाबत पर एक छोटे से कमरे में रहती थी, जो अब उनके लिए समर्पित एक मंदिर है। नहाबत शिव मंदिर के ठीक पीछे उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित कक्ष है। यह वह स्थान है जहां रामकृष्ण परमहंस जी और मां शारदा जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। यहाँ नहाबत शब्द का अर्थ है संगीत टावर या संगीत का घर, जहां विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। हमने लाल और सफेद साड़ी पहनी हुई महिलाओं को देखा। पूछताछ करने पर पता चला कि लाल और सफेद साड़ी, जिसे लाल पर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाने वाली महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, खासकर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान। साड़ी का सफेद हिस्सा पवित्रता और शुभता का प्रतीक है, जबकि लाल किनारा प्यार, जुनून और उत्सव का प्रतीक है, जो इस साड़ी को एक पारंपरिक और प्रतीकात्मक परिधान बनाता है। यह दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता के टॉलीगंज में राधाकांत मंदिर से प्रेरित है, जिसे बावली राज परिवार के बाबू रामनाथ मंडल ने बनवाया था। 9 शिखरों वाले मुख्य मंदिर के अलावा दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में मंदिर के चारों ओर एक बड़ा प्रांगण है, जिसकी 4 दीवारी के साथ कमरे हैं। बंगाल वास्तुकला की नवरत्न या 9 शिखर शैली में निर्मित 3 मंजिला दक्षिण मुखी मंदिर में ऊपरी 2 मंजिलों में 9 शिखर हैं। राधा कृष्ण को समर्पित एक मंदिर के अलावा नदी के किनारे काली के पति शिवजी को समर्पित 12 शिव मंदिर हैं। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के परिसर में पूर्व की ओर मुख करके 12 समान शिव मंदिर स्थित हैं तथा इन्हें 8 शाला बंगाली आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। यह 12 शिव मंदिर नदी के किनारे से विभाजित हैं तथा प्रत्येक तरफ 6 शिव मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर में यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं फूड प्लाजा बनाया गया है। खाने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देखते हैं अंदर जाकर क्या क्या मिलता है। मंदिर परिसर में एक फूड प्लाजा भी है, जहां भक्तों के लिए बंगाली और उत्तर भारतीय दोनों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। हमने भी इस प्लाजा में जाकर अपनी भूख मिटाई और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। तो अभी हम दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल बगल वाली ये सड़क है, तो एक और आपको स्पिरिचुअल हिस्टोरिक प्लेस में ले जाने लगे हैं, बेलूर मठ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में स्थापना की गई थी। अभी रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा जो यहाँ पर तपस्या स्थली थी, हमने दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन किए। अब जो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर तपस्या करते थे, वहाँ पर जाएंगे बेलूर मठ। यहाँ से आपको दक्षिणेश्वर फेरी घाट तक जाना होता है, वहाँ से आपको फेरी मिलती है। जो बेलूर मठ है, जो वो हुगली नदी को हम पार करेंगे। हुगली नदी की पश्चिम तट पर स्थित है ये बेलूर मठ। तो चलिए चलते हैं। आप दक्षिणेश्वर मंदिर से बेलूर मठ तक सड़क मार्ग से या फिर फेरी द्वारा जा सकते हैं। हमने फेरी से जाने का फैसला किया, इसलिए मुख्य दक्षिणेश्वर मंदिर के बगल में एक छोटे से बाजार से कुछ ही दूरी पर पैदल चलने के बाद हम दक्षिणेश्वर बेलूर मठ फेरी सर्विस काउंटर पर पहुंचे। फेरी का किराया प्रति व्यक्ति 11 रुपये था। काउंटर पर फेरी के लिए लोगों की लंबी लाइन ने कलकत्ता में बेलूर मठ की यात्रा करने के लिए लोगों की गहरी रुचि को साबित कर दिया। टिकट मिलने के बाद हम नौका पर चढ़ने और विशाल हुगली नदी पर अपनी नौका यात्रा का आनंद लेने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। जैसे ही हमारी नौका हुगली नदी पर बेलूर मठ की ओर बढ़ने लगी, हमारे पीछे दक्षिणेश्वर मंदिर का दृश्य एक अलग कोण से देखने लायक शानदार तस्वीर
पेश कर रहा था। जैसे जैसे हमारी नौका आगे बढ़ती गई, यह दक्षिणेश्वर मंदिर छोटा होता गया। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद बेलूर मठ की झलक हमें दिखाई दी। अपने चारों ओर पानी के नजारे का आनंद लेते हुए हम अपने चेहरे पर एक बड़ी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचे। तो लगभग 25 से 30 मिनट का हमें समय लगा दक्षिणेश्वर मंदिर से बेलूर मठ तक आते हुए फेरी से। अंडरग्राउंड कार पार्किंग लॉट और विभिन्न प्रकार के भोजन और ताज़ा पेय परोसने वाले छोटे से बाजार को पार करते हुए हम बेलूर मठ को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए अब तैयार थे। अभी हम बेलूर मठ पहुंच चुके हैं। तो पहले मैं आपको मेन अट्रैक्शंस बता दूं कि यहाँ पर आकर आपको देखना क्या क्या है। मुख्य मंदिर बेलूर मठ का है जो, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर, फिर रिवर फ्रंट है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर शारदा देवी जी का मंदिर जो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। तो ये है यहाँ पर देखने वाली 5 से 6 मुख्य लोकेशंस। तो इतना बड़ा है जो बेलूर मठ, और ये साथ में इन्होंने मेन जो प्लेसेस है वो लिखे हुए हैं। लगभग 31 के करीब यहाँ पर अंदर आपको जो मुख्य स्थल देखने को मिलेंगे। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय को ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जुड़वा संगठन माना जाता है। यह भारत के पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर नामक क्षेत्र में स्थित है। मुख्यालय का पूरा परिसर लोकप्रिय रूप से बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है। हुगली गंगा नदी के पश्चिम तट पर 40 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला यह स्थान कलकत्ता शहर से 1 घंटे की ड्राइव पर है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा की गई थी, जो बंगाल के 19वीं सदी के महान संत थे, जिन्हें आधुनिक युग का पैगंबर भी माना जाता है। और रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, जो वर्तमान युग के अग्रणीय विचारकों और धार्मिक नेताओं में से एक हैं, जिन्हें प्रख्यात पश्चिमी विद्वान A.L. बाशम के शब्दों में आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता है। बेलूर मठ में आज भी 3 मस्त वृक्ष मौजूद हैं, जो उस समय के हैं जब स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ मठ की स्थापना के लिए मार्च 1898 में बेलूर में जमीन खरीदी थी। तो हमने सुबह शुरू कोलकाता का किया था काली घाट से। तो यहाँ पर ये हमारा आज का आखिरी है दक्षिणेश्वर मंदिर। तो जितना भी मैं कोलकाता यहाँ पर घूमा हूँ ना, तो अगर मैं एक शब्द में ख़त्म करूँ कि आपको जो सबसे अधिक शांति मिलेगी वो यहाँ पर बेलूर मठ में मिलेगी। अगर आप पूरे का पूरा कोलकाता भ्रमण करते हो तो सबसे पीसफुल एरिया है, जो सबसे पीसफुल स्थल है। तो मेरी जो स्कूलिंग भी हुई है 10th क्लास तक, वो विवेकानंद स्कूल से ही हुई है। तो उस समय कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पर भी आएंगे जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, यहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो ये एक बिल्कुल अलग सी खुशी और बहुत बढ़िया लगा है इसकी वजह से कि यहाँ जिस स्कूल में बचपन में पढ़े हैं, आज उसी गुरु की शरण में हम आए हैं। बेलूर मठ की पवित्र धरती पर शीश झुकाने के बाद हम फेरी द्वारा दक्षिणेश्वर मंदिर की तरफ लौटे, जहां हमारी कार खड़ी थी। तो हमने अपनी जर्नी कोलकाता की सुबह 6:30 से शुरू की थी और अभी भी समय हो चुका है 5 बजे। तो अभी हम यहीं पर अपना एपिसोड ख़त्म करने लगे हैं। जो हमारी बंगाल के शक्तिपीठों की यात्रा वो आगे जारी रहेगी। जितना हम दिखा सकते थे हमने दिखा दिया, क्योंकि तो समय की कमी के कारण हम इन 2-3 स्थानों पर नहीं जा पाए। लेकिन आपको मैंने बता दिया है, विक्टोरिया मेमोरियल है, यहाँ पर नेताजी का भवन है, तो आप चाहें तो जा सकते हैं। 2-3 चीज़ें और भी होंगी, लेकिन क्योंकि हमने मुख्यतः यहाँ पर आपको शक्तिपीठ के दर्शन करवाने थे, माँ दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करवाने थे, तो इसलिए वही हमने मुख्यतः आपको दिखाए। तो चलिए, नमस्कार, जय माँ काली, जय माँ दक्षिणेश्वर, जय माता दी।